वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो होगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इससे पहले हमने मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर लिया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सॉलिड्स, कुछ ये सब चैप्टर्स हमने खत्म कर लिए थे। बिफोर वी स्टार्ट, इसके जो नोट्स होंगे आपको वो आपको @ काशिफ रेजा एम्स, ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाकर के इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहीं पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स मतलब ये वाला पीडीएफ जो हाईलाइटेड है आपकी एनसीईआरटी की, ताकि आप जल्दी से इसका क्विकली रिवीजन कर सको। ठीक है, हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज अपने को सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। सिलेबस में क्या है, ये हमारा सिलेबस है। कार्नोट इंजन हमारे इसमें नहीं है, ना ही रेफ्रिजरेटर है, तो हम वो वाला पार्ट स्किप करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हीट को पहले क्या मानते हैं, हीट को हम लोग मानते हैं एक फाइन इनविजिबल फ्लूइड जो कि पोर्स में रहता है किसी भी सब्सटेंस के, और इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं कैलोरिक। ठीक है, ये फ्लो करता है कोल्ड से हॉट बॉडी में। ऐसे क्या होता है, टेम्परेचर हॉट से कोल्ड में फ्लो करता है, बट ये है कि कोल्ड वाले के पास ये फ्लूइड होता था, अब ये हॉट में जाता था, क्योंकि ये हॉट में चला गया तो हॉट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लाइकवाइज अलग अलग लेवल्स होते थे। कैलोरिक लेवल, एक्चुअली में ये कैलोरिक लेवल क्या था उस टाइम पे, टेम्परेचर ही था। ठीक है, बेंजामिन थॉमसन और तुम्हारा काउंट रमफोर्ड, इन्होंने क्या करा था, इन्हीं का नाम था। ही ऑब्जर्व दैट बोरिंग ऑफ अ ब्रास कैनन जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट इन नीड टू बॉयल वाटर। ठीक है, और कितना हीट होता था, ये अमाउंट ऑफ वर्क पे डिपेंड करता था, बस कुछ खास ये सब नहीं है। ठीक है, हीट और टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, और इंटर कन्वर्जन होता है हीट का दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। ठीक है, ये बल्क सिस्टम से डील करता है, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाता। मॉलिक्यूलर के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, केटीजी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है, एग्जैक्टली देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है ना, ये मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है, वेलोसिटीज़ के। ठीक है, बाकी तुम इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स ये सब हम इन सबसे डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ इंटरनल, जो भी डिसऑर्डर्ड मोशन होता है ना उसका, बुलेट का, नॉट टू द मोशन ऑफ बुलेट एज अ होल। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान लो कि एक बुलेट है तुम्हारा, ठीक है, बुलेट होने वाला है फॉर एग्जांपल। तो बुलेट क्या होता है तुम्हारा, वो किसी चीज़ को, मान लो बुलेट हमने किसी गन से फायर करा, उसके बाद क्या होता है कि पूरे बुलेट के अंदर जो मोशन होगा वो उस पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं है अपने को, मतलब है सिर्फ अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका कितना डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, अब आगे देखो ये दो डायग्राम्स दे रखे हैं, ये और ये। इसमें जो वॉल है ये है एडियाबेटिक वॉल है ना, एक इंसुलेटिंग वॉल है जिससे हीट का फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें ये वाला वॉल है एडियाबेटिक, तो हीट का फ्लो नहीं हो पाता है। अब ये जो है डायथर्मिक वॉल है, डायथर्मिक में हीट फ्लो कर पाता है। तो होता क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है इन ड्यू कोर्स। इस केस में थोड़ी देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक जो होते हैं कुछ और वेरिएबल्स भी इंक्लूड करते हैं जो कि अपने सेंसेस में ऑब्वियस नहीं है। टेम्परेचर अपन सेंस कर सकते हैं, ठीक है, हीट सेंस कर सकते हैं, इंट्रॉपी, इंथैल्पी, ये सब क्या होता है, ये सब भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो याद रखना ये सब भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं। 5 स्टेट होते हैं जिससे डील करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और इंट्रॉपी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इंट्रॉपी डिसऑर्डरनेस होता है, इंथैल्पी टोटल हीट होता है, जानते ही होगे। एडियाबेटिक वॉल इंसुलेटिंग होता है, डायथर्मिक एक कंडक्टिंग वॉल होता है, ये भी तुमको पता होगा। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ होता है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, जीरो लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला और दूसरा लॉ आ गया था, उसके बाद ये लॉ आया, तो इसका नाम रखना था, तो जीरो और टीएच लगा दिया, जैसे फर्स्ट सेकंड होता है वैसे जीरोथ लॉ, तो उसको जीरोथ लॉ बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो सिस्टम जो होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तीसरे के साथ, जब इसको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, वही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो ये जैसे ए बी सी, ये तीन अलग अलग जगह पर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए बी सेपरेट होता है एडियाबेटिक वॉल से। पहले तो यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है, मतलब हीट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, तो हीट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, और ये वाला वॉल कौन सा है, ये वाला तुम्हारा कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, फिर डायथर्मिक वॉल कह लो। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला इंसुलेटिंग वॉल है, या फिर कह लो एडियाबेटिक वॉल है, तो यहाँ पे हीट सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो एडियाबेटिक वॉल बिटवीन ए एंड बी रिप्लेस कर देगा कंडक्टिंग से, तो सी इंसुलेट हो गया ए और बी से। जब सी इंसुलेट होगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं जा पाएगा। एग्जाम्पल ऑफ जीरोथ लॉ क्या है, यही है कि अगर ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी आ जाएगा। ऑल्दो ए और बी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट वो सी के थ्रू इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बस यही है तुम्हारा जीरोथ लॉ। ठीक है, अपन देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिंपली सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, टोटल एनर्जी जो होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है तुम्हारा, सम हो गया मॉलिक्यूलर काइनेटिक का, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच सेंटर ऑफ मास जो होता है वो रेस्ट पे होता है। एक्जैक्टली, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, मतलब बॉडी जो है रेस्ट पे होना चाहिए। इसीलिए इसमें क्या होगा, देयरफॉर ये जब बॉडी को मूव ही नहीं करेगा तो पोटेंशियल में तो कुछ ऐसा चेंज आएगा नहीं, तो क्या होगा, तुम्हारा डिसऑर्डर
एनर्जी जो होगा तुम्हारा रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। तो सिंपली क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक फिर से ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये नहीं कि कैसे अचीव किया गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी जो होता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ये एक स्टेट वेरिएबल होता है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, जैसे अपन पढ़ते थे ना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इस तरीके से ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये एक स्टेट वेरिएबल है, गिवन स्टेट पर डिपेंड करता है, हिस्ट्री पर नहीं डिपेंड करता, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, पी वी टी टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है तुम्हारे स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी अराइज होता है, अगर उसको हम इग्नोर कर देना तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, काइनेटिक में सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, गैस तो रैंडमली मूव कर रहा है तो उसमें रोटेशन भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, ये 3 काइनेटिक एनर्जीज होते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ सकता है सवाल। इंटरनल एनर्जी जो है गैस का सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पर है, अब क्या लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन इज टू बी इंक्लूडेड इन यू। अगर मान लो सेम बॉक्स मूव करता है पूरे सेम वेलोसिटी के साथ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है अपने को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। मान लो अगर ये किसी वेलोसिटी व्यू के साथ जा रहा है तो इसमें अपन हाफ mv² ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज अपने को पता है कि अपने को पूरे बॉडी मैक्रोस्कोपिकली वो क्या हो रहा है अपने को उससे मतलब नहीं है। या ये कह लो कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कुछ v/cm है, तो अपने को उससे भी मतलब नहीं है, ओवरऑल वेलोसिटी से भी मतलब नहीं है। रीजन बीइंग कि हमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कितनी कितनी वेलोसिटी, कितनी डिसऑर्डरनेस होती है, अपने को वो देखना होता है, ठीक है। और एक और चीज़ हमने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी कब डिफाइन होती है, जब बॉडी जो होता है वो रेस्ट पर होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि सेंटर ऑफ मास उसका रेस्ट पर है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में, तो उसको रेस्ट पर रहना जरूरी है, मतलब ओवरऑल बॉडी को रेस्ट पर रहना जरूरी है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेना, ठीक है। हीट और वर्क जो होते हैं 2 डिस्टिंक्ट मोड होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करना है किसी को तो या तो काम करो, या तो हीट दो, या तो वर्क करो, ठीक है। हीट जो होता है क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, और वर्क क्या होता है, जब भाई कुछ मीन्स के थ्रू कर सकते हो, या तो पिस्टन को रेज करो या लोअर करो, है ना, उसको उठाएंगे कैसे, कुछ वेट डाल दो उसमें, है ना, कि वो कुछ टेम्परेचर डिफरेंस ना इन्वॉल्व, जैसे मान लो अपन यहाँ पे वेट लगा दो तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ऐसे करेगा क्या होगा, पिस्टन तुम्हारा उठेगा। अगर इसी को दबाना है तो यहाँ पे एक वेट ला के रख दो, तो बस यही सब चीज़ है, ठीक है। अब ये कि हाई टेम्परेचर पे रख दो, इससे टेम्परेचर डिफरेंस से होगा, हीट फ्लो करेगा, पिस्टन डाउन होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये सब वही सब चीज़ है, ठीक है। हीट एंड वर्क 2 डिफरेंट मोड होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। हीट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी है, लेकिन एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब जो फ्लो कर सकता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल एनर्जी नॉट हीट। इस बात को याद रखना, इस बात को बिल्कुल याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो बॉडी का स्टेट होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, इसमें इंटरनल एनर्जी बताता है यू, डायरेक्टली हीट नहीं बताता है, इसीलिए यू के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनल एनर्जी बताएगा कि कौन सा स्टेट है, ठीक है। अ स्टेटमेंट लाइक अ गैस इन अ गिवन स्टेट, इसमें इतना अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, या फिर जिस गैस किसी स्टेट में इतना अमाउंट ऑफ वर्क है, तो गैस के अंदर क्या होता है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है। तो ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है कि भैया गैस का इंटरनल एनर्जी को अपन ज़्यादा प्रीफर करेंगे किससे, वर्क और हीट के बारे में बोलने से पहले। इस स्टेट में इतना हीट है, इस स्टेट में इतना वर्क हुआ है, तो ये दोनों मीनिंगफुल उतने नहीं है, ज़्यादा मीनिंगफुल क्या है, इस स्टेट में इतनी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। समराइज, हीट और वर्क जो है स्टेट वेरिएबल नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसफर होते हैं उसमें, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कुछ नहीं भाई, Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, मतलब जो तुम्हारा टोटल हीट होता है ये तुम्हारी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर होता है। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। किस पे बेस्ड है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। डेल्टा यू जो होता है 0 होता है, किसके लिए, तुम्हारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, तो यहाँ पे Q W के बराबर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है जितना आपने हीट सप्लाई किया ना वो सारा चला गया आपका वर्क करने में और इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्यों क्या होता है आपका यू प्लस डब्ल्यू, अभी हमने बोला ना, मतलब जो आप हीट देते हो सिस्टम को, कुछ जो होता है वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगाता है और कुछ जो होता है वो काम करने में लगाता है। तो अब डिपेंड करता है, अगर ये 0 हो जाएगा तो सारा इसी में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे कुछ फॉर्मूला है, ये सब देख लेना। वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी लिख देंगे। हम लोग ज़्यादातर हीट जो चला जाता है इंटरनल एनर्जी के उसको बढ़ाने में, ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज जब कुछ मेल्ट होता है तो ज़्यादातर उसी में चला जाता है, स्टेट चेंज करने में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है तुम्हारा, एस क्या होता है तुम्हारे, क्यू बाई टी होता है, इसको याद कर लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तुम्हारा हीट कैपेसिटी होता है, सॉरी एस तुम्हारा हीट कैपेसिटी है, और स्पेसिफिक जो होता है छोटा एस से होता है। यहाँ पे क्या होगा 1/m पर यूनिट मास कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट इन सब का देख लेना, ठीक है। ये मोलर हो जाएगा कब, जब यहाँ पे अपन इसको मोल से डिवाइड कर देंगे, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस और सी जो है तुम्हारा मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तुम्हारा ये क्या नाम है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, पर यूनिट मास है तो पूरे के लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन सी जो होता है
वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कंडीशंस जिसमें उसको हीट को सप्लाई किया गया है। वही सब सेम चीज़ है, लेकिन अगर वही कैपिटल एस होता तो ये मास पे डिपेंड करता है क्या? हाँ करता है, मास पे डिपेंड। ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? दैट वी यूज़ हम लोग करते हैं तो प्रिडिक्ट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यूज़ करते हैं। अब जब इसको करोगे एक डायमेंशन में ऑसिलेटर जो होगा उसकी एवरेज एनर्जी 2 इंटू हाफ इंटू KBT, इसको बोल्टमैन कांस्टेंट कहते हैं, तो लास्ट में KBT करके आता है, तो एवरेज एनर्जी होता है वो 3 KBT होता है। ठीक है। जब तुम इन सारा को निकालोगे इन द एंड तो आंसर तुम्हारा क्या आता है? C जो होता है वो Q/T होता है, उसी को हम लोग डेल्टा U/T भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3R होता है। ठीक है। कुछ जो चीज़ों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है उसको देख लेना। तुमको ऐसे जिसमें कुछ पूछा नहीं जाता, हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट को याद कर लो और इसमें से सबसे लोएस्ट को याद कर लो। ठीक है। लेड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो सबसे कम होता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, अगर कभी पूछ लिया तो गलती से। ठीक है। और यहाँ पे मोलर अगर बात करोगे तो कार्बन हो गया और सबसे ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा इसका लेड का। ठीक है। इसको बस एक बार देख लेना। बाकी देखो हम लोग देखते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू की 3R होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, कार्बन का एक्सेप्शन होता है, तो ब्रेक डाउन टेम्परेचर क्या लिखा हुआ दिखाओ। क्या लिखा हुआ है? नाउ कांस्टेंट प्रेशर पे Q जो होता है क्या U+P डेल्टा V होता है, या फिर ये सिंपली कह सकते हो डेल्टा U हो सकता है क्योंकि प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है। तो सॉलिड के लिए डेल्टा V जो होता है वो अच्छा हाँ एक और चीज़ है, सॉलिड है ना, तो सॉलिड के अंदर डेल्टा V तो नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम का चेंज सॉलिड में थोड़ी आता है जल्दी, तो Q जो होगा वो U के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करते हैं, ये कहते हैं कि 3R जो होता है प्रेडिक्टेड वैल्यू जो होता है वो 3R के बराबर आता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। कार्बन एक एक्सेप्शन है। ठीक है। इस चीज़ को बस याद रखना है। दिस एग्रीमेंट इज नोन टू ब्रेक डाउन लो टेम्परेचर पे इतना काम नहीं करता, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो ये काम बन जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये वाली जो चीज़ है जो 3R के बराबर आ रही है ये हमेशा नहीं होती है। तो 3R के बराबर कब कम नहीं होता है? कार्बन में नहीं होता है और तुम्हारे लो टेम्परेचर पर नहीं होता। बाकी सब में कितना होता है? 3R पे होता है। कब? नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का क्या होता है? पहले तो ओल्ड यूनिट जो था हीट का पहले क्या था? कैलोरी। अब अपन जूल में कर देंगे क्योंकि हीट एक एनर्जी है इसलिए जूल में करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन फिर अपन उसको और स्पेसिफाई करके फिर ले आते हैं 14.5 से 15.5 के ही बीच में, क्योंकि इसका भी तो कर्व अलग अलग है ना, अलग अलग हीट लगता है अलग अलग जगह पे। 4 डिग्री से जो तुम एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वो पढ़ते हो तो वहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे अलग होता है। तो स्पेसिफिक हीट है तुम्हारा और टेम्परेचर है, उसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा स्माइलिंग कर्व बनता है, ऐसे करके स्माइल करते हुए। लेकिन क्या ये सिमेट्रिकल है? देखो सिमेट्रिकल नहीं है, इस तरफ थोड़ा कम डिस्टेंस है, इस तरफ ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है। तो याद रखना है स्माइलिंग कर्व है और कैसा होता है? एसिमेट्रिकल कर्व होता है। किसका किसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और तुम्हारा टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। अगर हम लिख दें इसको इस तरीके से तो S वर्सेस T का ग्राफ। ठीक है। ये हो गया, स्टार लगा हुआ है, फिर से बता रहा हूँ याद कर लेना। ठीक है। अब इसको अपन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं स्पेसिफिक हीट को, क्योंकि क्या होता है तुम्हारा अमाउंट ऑफ वर्क नीड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट इनफैक्ट जस्ट कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो कैलोरी को जूल में अपन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे करते हैं, कुछ नहीं होता है। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.186 जूल, इस तरीके से लिखते हैं ना अपन। तो वही है कि कन्वर्जन फैक्टर जो होता है ये। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है ये पार्ट तो इसको समझने की ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको समझाने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ ऐसा सच इसमें नहीं है। देखो तो कुछ नहीं यार, एक बार फिर से पढ़ना समझ आ जाएगा। कुछ नहीं, कन्वर्जन फैक्टर मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए यही चीज़ तो लिखते हैं और यही सेम चीज़ मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है, तो इसी को हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट कह देते हैं, बस यही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है 2 टाइप का होता है, CV होता है, CP होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। CP मैंने CVR होता है, ये रिलेशन तुमको याद होना चाहिए। ठीक है। CV निकालते कैसे हैं, CP कैसे निकालते हैं, ये सब देख लेना एक बार। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो बेसिकली क्या है कि तुम्हारे इक्विलिब्रियम स्टेट में हर चीज़ की जैसे बात कर लेते हैं तो सारे वैल्यूज जो होता है तो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ गैस जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और मास पे। ठीक है। एंड कॉम्पोजिशन अगर तुम्हारा वहाँ पे कोई मिक्सचर है तो। फॉर एग्जांपल गैस को अलाउ किया गया फ्रीली एक्सपैंड करने के लिए, ये कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि उसका स्टेट चेंज हो रहा होता है हर थोड़ी थोड़ी देर पे। एक्सप्लोसिव रिएक्शन जैसे कि तुम्हारा पेट्रोल वेपर और उसको हवा को मिला के जला दो, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं होता ऑब्वियसली। ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, दोनों स्टेशन में गैस इक्विलिब्रियम में नहीं है और इसको हम लोग स्टेट वेरिएबल से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो होता है फिक्स टेम्परेचर पे, उसको टेम्परेचर फिक्स है तो आइसोथर्म कहेंगे। ठीक है। स्टेट वेरिएबल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो होता है डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। ठीक है। और टेम्परेचर होता है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। बाकी डिसाइड विच वेरिएबल इज, ये द वेरिएबल जो कि अनचेंज रह जाता है उसको हम लोग इंटेंसिव कहते हैं। अब देखो कौन कौन से इंटेंसिव है कौन कौन से एक्सटेंसिव है, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है इस चीज़ को याद कर लेना। क्वासी स्टैटिक क्या होता है?
गैस अगर पास करता है कुछ कुछ स्टेट्स है जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं होते, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं डील करने के लिए, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, आइडियलाइज प्रोसेस करते हैं जहाँ पे पूरा जो सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। तो अपन क्या करते हैं, इनफाइनेटली स्लो चेंजेस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक। क्वासी मतलब नियरली स्टैटिक। जैसे याद करो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर क्या था, तुम्हारा क्वासी फ्लूइड नेचर था ना सेल मेम्ब्रेन का, जो अपन पढ़ते थे, ठीक है। उसके अंदर क्वासी मतलब क्या होता है, नियरली फ्लूइड लाइक, नियरली फ्लूइड है ना, पूरा सॉलिड भी नहीं है, उस तरीके से नियरली स्टैटिक है, क्वासी स्टैटिक, ठीक है। द सिस्टम चेंज करता है वेरिएबल सो स्लोली कि थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बना रहता है, इतना स्लो चेंज होता है, ठीक है। बस वही है, इनफाइनिटेसिमली चेंज होता है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता एकदम, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास कि अपन इतना धीरे धीरे करें। तो होता क्या है कि प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर फिक्स होता है, उसको आइसोथर्मल कहते हैं, पहले बता दिया। अगर प्रेशर फिक्स है तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक जब वॉल्यूम फिक्स होता है, ये सब तुम पढ़ करके आते हो पहले से। ये वाली लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ यही तो है। और यहाँ पे वर्क निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, भाई म्यू जो है बेसिकली कुछ नहीं है, एनआरटी होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स है ये, ठीक है। ln/v2/v1 होता है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती है आइडियल गैस में एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स इंप्लाई करता है कि हीट सप्लाई टू द गैस जो होता है वो पूरा का पूरा काम करने में ही चला जाता है। हीट क्या होता है तुम्हारा, U+W होता है ना। जब तुम्हारे टेम्परेचर का ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ही नहीं ना दोस्त। इंटरनल एनर्जी जो होती है पूरी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन वर्क जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो Q जो होगा वो W में चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, एडियाबेटिक में क्या होता है। एडियाबेटिक में भैया देखो जनरली क्या होता है, इंटरनल एनर्जी घटता है और तुम्हारा टेम्परेचर वो होता है। जैसे कि तुम्हारा कोई टायर कहीं पर रखा हुआ है, टायर अगर कहीं भी तुम्हारा बर्स्ट कर जाए तो क्या होता है, जब वो टायर तुरंत जब फटता है ना तो टेम्परेचर जो होता है वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। क्यों, अभी हम लोग देखेंगे। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, इसी के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। गामा क्या होता है तुम्हारा, CP/CV के बराबर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा कर्व है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें चारों के चारों कर्व्स इंक्लूडेड हैं। एडियाबेटिक में देखो इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तुम्हारा, और प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो नीचे जाने पे यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ से जाने पे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। ये आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम के हिसाब से होता है ना कंप्रेस हुआ या नहीं हुआ। इसका वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लेना। आइसोकोरिक में कोई काम ही नहीं होता भाई, क्यों, चोर है, चोर कोई काम नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली यही है कि आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम ही कांस्टेंट होता है। तो वर्क क्या होता है तुम्हारा P/ΔV, जब वॉल्यूम बदला ही नहीं, ΔV जीरो हो जाएगा, सिंपल, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हीट अब्जॉर्ब जो होगा पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला जाएगा और उसका टेम्परेचर में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है, डिटरमाइंड हीट इज स्पेसिफिक हीट, तो गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का स्पेसिफिक हीट CV ऐसे ही निकालते हैं। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CP हो जाएगा डिफाइन, सिंपल से बताइए, लिखा ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट ले जाता है इंटरनल एनर्जी में, कुछ पार्ट ले जाता है वर्क करने में। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है भाई, शुरू के जहाँ से वहीं पे आगे खत्म हो गया, तो जितना भी स्टेट वेरिएबल होता है सबका सब क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन हो गया वो जीरो हो गया। टोटल हीट अब्जॉर्ब हो गया टोटल वर्क डन करने में, ठीक है। क्योंकि Q क्या होता है, U+W होता है, U स्टेट वेरिएबल है, ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा ये दोनों, ठीक है। सेकंड लॉ क्या होता है भैया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है कुछ डिसअलाउ करता है कुछ चीज़ों को करने से, ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ बहुत आसानी से बोल सकते था। तो लिमिटेशन होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होता है, और मतलब जो होता है वो तुम्हारा, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में कुछ बोला था। ये था कि एफिशिएंसी कभी भी उसकी 1 नहीं हो सकती और इसकी कोफिशिएंट कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ठीक है, ये बोला था। अब ये वाली बात किसने बोली थी कि कोई प्रोसेस जो होता है जिसका पॉसिबल, बेसिकली केल्विन और प्लैंक है, इन दोनों ने ये वाली बात बोली थी जो कि इंजन के बारे में बोलती है। और जो क्लॉसियस साहब थे इन्होंने किसके बारे में बोला था, इन्होंने रेफ्रिजरेटर के बारे में बोला था, ठीक है। क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक, ठीक है। केल्विन प्लैंक ने बोला था कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो यही है कि तुम्हारा हीट को कहीं से एब्जॉर्ब करे और उसको कहीं काम में लगा दे, मतलब पूरा का पूरा जो उसको तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते हो वर्क में, ठीक है। Q को W में पूरा कन्वर्जन नहीं हो सकता। और क्लॉसियस क्या कहता है कि हीट को कोल्ड से हॉटर ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था जिसका पूरा का पूरा रिजल्ट ही यही हो कि पूरा हीट को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन दोनों स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि देखो एग्जैक्ट स्टेटमेंट NCERT की लाइन से आएगी, तुमको ये रटा हुआ रहेगा, जाके चुपचाप टिक करके आ जाना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपन नेचर में होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। जैसे वाटरफॉल से पानी गिर रहा है तो वापस ऊपर थोड़ी चला जाएगा, ये इरिवर्सिबल चीज़ है, ठीक है। गैस का जो फ्री एक्सपेंशन होता है अपने यहाँ, इरिवर्सिबल। जैसे मान लो गैस लीक हो रहा है रूम के अंदर, तो वो पूरे रूम में भर गया, ठीक है। अब वो वापस उस सिलेंडर के अंदर तो नहीं भर जाएगा अपने आप, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी पूछेगा क्यों होता है, तो दो कॉज होते हैं। पहला तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को क्रॉस करता है, दूसरा ज़्यादातर प्रोसेस जो होते हैं वो फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और बाकी डिसिपेटिव इफेक्ट्स आते हैं। और डिसिपेटिव इफेक्ट्स तुम जानते हो हर जगह होते हैं,
आपके सिली मिस्टेक्स की तरह आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, लेकिन फुल्ली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेट रिवर्सिबल कब होता है? जब सिस्टम और सराउंडिंग जो ओरिजिनल स्टेट में आ जाए विथ नो चेंज एनीवेयर एल्स इन यूनिवर्स, मतलब पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया उस चीज़ को। एग्जाम्पल कोई क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना आइडियल गैस का सिलेंडर में, जिसमें फ्रिक्शनलेस हम लोग मानते हैं मूवेबल पिस्टन हो, तो ये रिवर्सिबल है। क्वासी स्टैटिक है ना, धीरे 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 चेंज हो रहा है ताकि धीरे धीरे इसको वापस ला सके। कार्नोट इंजन नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है। बाकी इसमें वही है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करता है जीरो लो। बाकी हीट एंड वर्क दो मोड ऑफ एनर्जी होते हैं, पीछे ही बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन सॉलिड का क्या देता है? C=3R देता है, और 3R कहाँ कहाँ नहीं होते ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये सब एक बार देख लेना, ये इंजन से रिलेटेड है बट फिर भी एक ओवरऑल वर्क है। अगर Q पॉजिटिव होगा मतलब क्या, हीट दिया जा रहा है ना, Q निगेटिव है मतलब हीट निकाल रहे हैं। अगर वर्क डन पॉजिटिव है मतलब सिस्टम ने काम किया, ठीक है। वर्क डन निगेटिव है तो सिस्टम पे काम हुआ, ठीक है। ये चीज़ है। ये सब इसको तुम याद कर लेना, ठीक है। बाकी एक चीज़ याद रख लेना, टेम्परेचर जो बॉडी रिलेटेड होता है तुम्हारे एवरेज इंटरनल एनर्जी से, नॉट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी बोला सेंटर ऑफ मास का मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। थर्मोडायनामिक्स मैक्रोस्कोपिक चीज़ पर डिपेंड करता है ना, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करती। इक्विलिब्रियम जो होता है मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि फोर्स और टॉर्क हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज ना हो। स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। मैकेनिक्स में तो होता है बट यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि अपने को यहाँ पे माइक्रोस्कोप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक चीज़ें, ठीक है। हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है प्रोसेस पे, वैसे बता दिया, या तो कॉन्सेंट्रेशन पे CP होगा वरना CV होगा। चाहो तो इसमें एक आध ग्राफ देख लेना, वरना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कर लो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। सो चैप्टर इतनी जल्दी तो मैंने आज तक कोई चैप्टर ख़त्म नहीं किया था, बट मैंने सोचा कि इसको अगर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो अपने पास उतना टाइम नहीं है और टाइम वेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। इसके सारे नोट्स आपको काशिफ ज़ैम्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, पढ़ते रहो, और अगला वीडियो आने वाला है जल्द। टेक केयर, बाय।